आवाज आ रही है प्रेक्षा? आवाज आ रही है बेटा? लवीश, गौरव, जतिन, रोहित, आवाज आ रही है? चलो प्रेक्षा, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, चलो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन बात कर रहे थे बेटा जैसे पैकिंग के बारे में। ओके, अपने कहा था 1D पैकिंग क्या होती है, 2D पैकिंग क्या होती है, यहाँ तक अपने बात समझी थी, क्लियर है। फिर अपन स्टार्ट किया था बेटा 3D पैकिंग, क्लियर। इसका बेसिक तो हमने समझा था थोड़ा सा, क्या कि 3D पैकिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा। कई सारी जो 2D की लेयर्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फिक्स होती है, तो क्या होता है 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। अब हमें पता है जो 2D की लेयर होती है वो दो टाइप की होती है, तो एक तो कौन सी, स्क्वायर 2D लेयर, एक होती है हेक्सागोनल 2D लेयर, याद है ना। तो स्क्वायर 2D लेयर और हेक्सागोनल 2D लेयर, दोनों लेयर की हेल्प से अपन क्या करेंगे, 1 by 1 3D पैकिंग का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, क्लियर है। चलो तो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, इसको कंटिन्यू करते हैं आज। फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, आपने हेडिंग तो लिख रखी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, यानी 3D पैकिंग का फॉर्मेशन हमने कहा था दो टाइप से अपन कर सकते हैं। तो पहला टाइप अपन कौन सा पढ़ रहे थे बच्चों, बाय स्क्वायर 2D पैकिंग, बाय स्क्वायर 2D पैकिंग, यानी स्क्वायर 2D पैकिंग के थ्रू कैसे करना है, क्लियर है बच्चों। और ये भी अपन ने क्या कहा था, दो टाइप से पॉसिबल है, यस और नो। फर्स्ट टाइप क्या होता है वो हमने समझा था, याद है ना। ओनली एक ही टाइप अपन ने डिस्कस किया था, क्या, यानी स्क्वायर 2D पैकिंग की एक लेयर लेंगे सबसे पहले, और बाकी की जो लेयर्स है, बाकी लेयर मतलब सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जो भी हो, बाकी की लेयर्स क्या होती है, फर्स्ट लेयर के एकदम एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है बेटा। यानी जैसे फर्स्ट लेयर है उसके एग्जैक्टली अपर साइड का मतलब क्या है, एटम के स्ट्रेट लाइन में एटम होना, क्लियर है। तो क्या करेंगे, हर लेयर क्या होती है, फर्स्ट लेयर को रिपीट करती है। रिपीट करने का मतलब क्या है, एटम की स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होना, क्लियर। जैसे मैं कहूं, मान लो जतिन इसके एग्जैक्ट पीछे बैठा गौरव की, तो क्या कर रहा है, जतिन इसको रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है मतलब एक लाइन में है, क्लियर। लेकिन लविश के लिए, तुम्हारे लिए मैं कह सकता हूं बेटा क्या, यानी तुम इसको रिपीट नहीं कर रहे हो, मतलब इससे अलग लाइन में प्रेजेंट हो, क्लियर है, ठीक है। वैसे ही तो क्या होता है, स्क्वायर 2D लेयर की फर्स्ट पैकिंग तो कैसे होती है, एटम को इस टाइप से अरेंज करते हैं स्क्वायर 2D की लेयर को, कि हर एटम क्या करता है, हर लेयर का एटम क्या होता है, अपने से ऊपर या नीचे वाली एटम के लेयर को रिपीट करता है बेटा, क्लियर है। रिपीट करना मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी हर लेयर अगर एक सेम लाइन में प्रेजेंट होगी तो ये बताओ पैकिंग अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, SCC बोलेंगे बेटा, यस और नो। क्योंकि हमें पता है पैकिंग अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, AAA टाइप का, और ऐसा पैकिंग अरेंजमेंट किस में होता है, SCC में होता है बेटा। इसका एग्जांपल अपने समझा भी था, SCC में एटम क्या होते हैं, कॉर्नर पर तो होते हैं। तो जैसे ये मान लो क्यूब है, इसे SCC बनाएंगे तो SCC में एटम कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पर। तो 1 2 3 4 तो कॉर्नर हो गए, और 1 2 3 4 ये कॉर्नर हो गए। तो नीचे वाले 4 कॉर्नर एटम, ऊपर वाले 4 कॉर्नर एटम, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले एटम है, इस एटम के ये बताओ स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बच्चों। तो ये मान लो इस लेयर की पैकिंग को अगर अपन A बोले तो सेकंड लेयर को भी क्या बोलेंगे, A ही बोलेंगे, क्लियर है। ये A है, ये भी A है बच्चों, तो बाकी लेयर भी क्या होगी, सेम प्लेन में होगी, सेम लाइन में होगी बेटा। तो अपन क्या बोलेंगे, AAA टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, क्लियर है। अपन ने कहा था ये SCC में होता है। SCC नाम सुनते ही इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, जैसे 2D में हमने कैलकुलेट करके देखा था, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, जो बच्चों SCC में यूनिट सेल होती है सेम वही रिजल्ट आएगा, क्लियर है बच्चों। ओके, चलो अब बात करते हैं सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है ये हमने पढ़ा था बच्चों, अब बात करते हैं इसका सेकंड टाइप क्या होता है बच्चों। देखो बेटा सेकंड टाइप में क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप में तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यानी स्क्वायर 2D की एक लेयर हमें लेनी है। बात समझ में आई, हमें क्या लेना है बेटा, स्क्वायर 2D की एक लेयर हमें यूज करनी है बच्चों। देखो अलग अलग कलर्स में यूज कर रहा हूं बच्चों, अलग अलग लेयर को समझाने के लिए बच्चों। देखो सबसे पहले अपन ने क्या कहा, यानी स्क्वायर 2D की एक लेयर मैं बना रहा हूं, समझना। ये मान लो ये बताओ स्क्वायर 2D की एक लेयर हो गई क्या, यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो बेटा ये तो ओनली 1D है फिलहाल, आ गया समझ में। 1D की रो है, कई सारी रो को मिलाऊंगा तो क्या होगा, यानी 2D की लेयर बनेगी, क्लियर है। मुझे 2D की कौन सी लेयर बनानी है, स्क्वायर वाली या हेक्सागोनल वाली, स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर वाली कैसे बनाऊंगा, अदर जो रो है उनके एटम स्ट्रेट लाइन में होंगे या फ्री स्पेस में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर 2D लेयर बनाएंगे। ये लो बेटा इस टाइप से हमें पता है स्क्वायर 2D लेयर का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। देखो जैसा कलर है मैं वैसे ही नंबर दे रहा हूं। ये कौन सी है बेटा, फर्स्ट लेयर है। मैंने क्या कहा था, 2D की बात करें तो लेयर वर्ड यूज करेंगे ना कि रॉयल लाइन, क्लियर है, ठीक है। ये मान लो क्या हो गया, स्क्वायर 2D की एक लेयर होगी। अब अपने
पहला जो टाइप था बाय स्क्वायर 2D पैकिंग में क्या होगा बेटा, यानी फर्स्ट टाइप तो क्या था, यानी एटम को ऐसे अरेंज करेंगे कि अदर जो लेयर्स है सेकंड थर्ड वो क्या हो, फर्स्ट के एकदम स्ट्रेट लाइन में हो। यस और नो, याद है ना। इसमें देखो बेटा ये टाइप सेकंड टाइप में क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर के जो एटम है उनके जो फ्री स्पेस है बेटा उसमें क्या होगा, सेकंड लेयर के एटम प्रेजेंट होंगे। मैंने क्या कहा, सेकंड लेयर के एटम कहां होंगे, फर्स्ट लेयर के फ्री स्पेस में। तो देखो बेटा फर्स्ट लेयर के फ्री स्पेस ये बताओ कहां है बच्चों, एटम के बीच का जो फ्री स्पेस ये रहा बच्चों। आ गया समझ में। सेकंड लेयर क्या होगी, इन फ्री स्पेस में होगी, तो इनके फ्री स्पेस में क्या करेंगे, सेकंड लेयर बना देंगे। ये लो बच्चों, इनके फ्री स्पेस में मैंने क्या किया, सेकंड लेयर बना दी बच्चों। ये कौन सी है, जैसा कलर है बेटा वैसे ही मार्कर मैं यूज कर रहा हूं बेटा, उसी लेयर के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई। और जो थर्ड लेयर के एटम है वो कहां प्रेजेंट होंगे, सेकंड के फ्री स्पेस में। आ गया समझ में। तो क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइप में क्या होता है एटम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसमें क्या करेंगे अपने आसपास वाली लेयर के फ्री स्पेस में होंगे, ना कि स्ट्रेट लाइन में। आ गया समझ में, क्लियर है। तो देखो बेटा गूगल पे सर्च करो सेकंड का फ्री स्पेस कहां है बच्चों, ये रहा। समझ में आ गया। इसके फ्री स्पेस में क्या करेंगे बच्चों, थर्ड लेयर के एटम बनाएंगे। ये लो बच्चों, ये थर्ड लेयर के एटम हो गए, ये हो गया बेटा थर्ड लेयर। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर ऐसे अरेंजमेंट होता जाए तो ये बताओ थर्ड लेयर के जो एटम है, मैंने क्या कहा समझने के लिए, जैसा कलर है जैसी लेयर मैंने बनाई है उसी मार्कर से मैंने बेटा लेबलिंग की है, फर्स्ट लेयर है सेकंड है या थर्ड है। समझ में आ रहा है। ये बताओ अगर ऐसे पैकिंग होती जाए तो ये बताओ कौन सी लेयर के स्ट्रेट लाइन में होगी, यानी उसको रिपीट करेगी। सेकंड वाली लेयर क्या होगी, फर्स्ट लेयर को रिपीट करेगी या नहीं करेगी, यस और नो। थर्ड लेयर क्या होगी, सेकंड को रिपीट करेगी नहीं करेगी। अरे ट्रू एंड यस और नो में बोलते जाओ, आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। सेकंड लेयर फर्स्ट को रिपीट करेगी या नहीं करेगी, थर्ड लेयर सेकंड को रिपीट करेगी या नहीं करेगी, थर्ड लेयर फर्स्ट को रिपीट करेगी नहीं करेगी, फर्स्ट को रिपीट करेगी ना कि सेकंड को। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। आपसे ट्रू एंड फॉल्स में ऐसे ही पूछ सकता है, इसमें ये लेयर इसको रिपीट करती है यानी स्ट्रेट लाइन में होती है। देख सकते हो बेटा आप, जो ब्लैक मार्कर अपन ने यूज किया वो फर्स्ट लेयर है, ठीक है बेटा, और जो ब्लू मार्कर अपन ने यूज किया वो थर्ड लेयर है। तो आप देख सकते हो थर्ड लेयर के एटम जो फर्स्ट लेयर के एटम उनके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा। इसका मतलब ये बताओ फर्स्ट लेयर को मान लो मैं ए बोलूं, फर्स्ट लेयर को मैंने ए बोल दिया, तो सेकंड लेयर को क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे या बी बोलेंगे, बी बोलेंगे बच्चों, क्योंकि अलग लाइन है। मैंने क्या कहा था, अलग लाइन होते ही अलग अल्फाबेट यूज करेंगे। यस और नो, क्लियर है। तो सेकंड लेयर को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे बेटा, सी बोलेंगे क्या, नहीं बच्चों, मैंने क्या कहा था, सेम लाइन में है तो सेम अल्फाबेट, क्लियर है। थर्ड लेयर का एटम है तो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट को रिपीट कर रहा है, तो फर्स्ट का जो अल्फाबेट है ए, थर्ड के लिए वापस क्या ए ही अल्फाबेट यूज करेंगे, क्लियर है। वैसे ही थर्ड के फ्री स्पेस में, जैसे मान लो ब्लू वाले का फ्री स्पेस कहां है बेटा, ये रहा बच्चों। देखो यहाँ पर अगर फोर्थ का एटम बनाऊं आपको तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, ये ध्यान रखना। कैसे, फोर्थ का फ्री स्पेस देखो एज्यूम कर सकते हो कैसे, फोर्थ का फ्री स्पेस ये रहा ब्लू वाला, थर्ड का फ्री स्पेस ये रहा, इस पे मैं फोर्थ के एटम बना दूं तो ये बताओ रेड वाले के स्ट्रेट लाइन में आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, फोर्थ जैसे थर्ड वाला फर्स्ट को रिपीट करता है वैसे फोर्थ वाला क्या करेगा, अरे सेकंड को रिपीट करेगा। समझ में आ गया। इसका मतलब फोर्थ वाला सेकंड को रिपीट करा तो वापस क्या बोलेंगे, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, यानी ये पैकिंग अरेंजमेंट कैसा है बेटा, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सुनना, ये तो खाली समझाने का तरीका था। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना बेटा अच्छे से। देखो सेकंड लेयर एटम, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एटम ऑफ लेयर इज अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ अपर और लोअर साइड नेबर लेयर एटम्स। यस और नो, मैंने क्या बोला है, लेयर का हर एटम क्या होगा, अपने से ऊपर या नीचे वाली जो नेबर लेयर होती है, जस्ट पास वाली लेयर होती है, उसके फ्री स्पेस में होगा, ना कि स्ट्रेट लाइन में। आ गया समझ में, क्लियर है। इट मींस सेकंड लेयर एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ फर्स्ट लेयर एटम एंड थर्ड लेयर एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ सेकंड लेयर एटम, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो थर्ड लेयर रिपीट टू फर्स्ट लेयर एंड फोर्थ लेयर रिपीट टू सेकंड लेयर, सो पैकिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, और एग्जांपल ऐसा अरेंजमेंट किसमें होता है, बीसीसी, काम खत्म, नाम सुनते ही। ओके, कैसे बेटा, देखो समझ सकते हो। मान लो बीसीसी, हमें पता है बीसीसी की यूनिट सेल क्या होती है, एक एक चीज हमने समझी है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बीसीसी की यूनिट सेल बना लो, बना लेंगे बेटा बीसीसी की यूनिट सेल। ये लो बच्चों बीसीसी यूनिट सेल अगर हम बनाए तो हमें पता है बीसीसी में एटम कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों,
बॉडी सेंटर और कॉर्नर पर। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, यानी ये कॉर्नर पर एटम बना दो, ये कॉर्नर एटम हो गए, तो कॉर्नर पर एटम हो गए, और इसके अलावा कहां पर होंगे, बॉडी के सेंटर पर बना दो। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर इसमें एबीसी वाली ए बी वाली कंडीशन कहां आ गई? तो बेटा देखो, ये वाली फर्स्ट लेयर है, जो ऊपर वाले कॉर्नर है, इसको मैं ए बोलूं। क्लियर है? ऊपर वाले कॉर्नर है क्या है, ए है। तो बच्चों ये बताओ, बीच का जो बॉडी सेंटर एटम होगा, ये बताओ इसके स्ट्रेट लाइन में होगा क्या कॉर्नर एटम के? यस और नो? नो बेटा, इनके फ्री स्पेस में होगा या नहीं होगा? इनके फ्री स्पेस में होगा। तो बीच का बॉडी सेंटर एटम है, इस लेयर को मैं बोल रहा हूं बी। बच्चा कहेगा सर एक ही एटम से लेयर कैसे बनेगी? लेयर का मतलब तो कई सारे एटम से मिलकर बनेगी। बिल्कुल बेटा, आपकी बात सही है, लेकिन ये एक एटम इस यूनिट सेल में दिख रहा है, पूरी स्ट्रक्चर में हमें पता है इसके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आगे पीछे कई सारी ऐसी यूनिट सेल होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। पास वाले यूनिट सेल के यहाँ पर बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। यहाँ पास वाले के क्या होगा, बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा। आगे वाली यूनिट सेल के यहाँ बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा। पीछे वाली यूनिट सेल में बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा। तो ऐसे कई सारे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर एटम एक लाइन में जो होंगे, ये बताओ एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे नहीं करेंगे? मेरे हाथ की डायरेक्शन देखो बेटा, मैं कैसे समझा रहा हूँ, बात को समझ रहे हो ना? ऐसे आसपास के कई सारे एटम होंगे, जैसे मान लो ये बच्चों देखो आपके सामने क्या, सपोज करो जैसे मान लो ये बॉक्स रखा है बेटा, ठीक है, ये बॉक्स है मान लो इस रूम के बॉडी के सेंटर पर बेटा, ठीक है। तो बच्चा क्या कहेगा सर एक ही बॉक्स से लेयर कैसे बनेगी? बात बिल्कुल सही है, अगर ये एक एटम है तो एक एटम से लेयर बनेगी क्या? नहीं बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता अगर पूरी स्ट्रक्चर को हम समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो क्या कहेंगे सर एक यूनिट सेल में ऐसा बॉडी सेंटर एटम है, इसके आगे यूनिट सेल होगी, इसके बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा बेटा। पीछे यूनिट सेल है, वहां पर भी बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा। राइट साइड में यूनिट सेल है, उसका बॉडी सेंटर होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। लेफ्ट साइड में यूनिट सेल, उसका बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? होगा बच्चों। और सभी एटम ये बताओ एक लाइन में होंगे नहीं होंगे? यस और नो? जैसे फेस सेंटर वाला आप एज्यूम कर सकते हो बेटा, फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये बताओ ऐसा प्लेन बनाए तो ये चारों फेस सेंटर एटम एक प्लेन में एक सरफेस में आएंगे नहीं आएंगे? यस और नो? वैसे ही तो क्या होगा बेटा, अपन को एक यूनिट सेल में एक एटम दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी स्ट्रक्चर में आसपास क्या होगा, कई सारी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर एटम होंगे, तो एक लेयर बनाएगी। आ गया समझ में? तो ये सेकंड लेयर होगी बी। क्लियर है? ठीक है। थर्ड लेयर वापस क्या हो गई बच्चों, ये बताओ थर्ड लेयर को मैं क्या नाम दूंगा? ए नाम दूंगा बच्चों। क्यों? क्योंकि थर्ड लेयर ये बताओ किसके स्ट्रेट लाइन में है, इसके स्ट्रेट लाइन में होगी या नहीं होगी पहले के? क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हो गया, ए हो गया। हमें पता इसके नीचे जो यूनिट सेल है, इसके भी ये बताओ बॉडी सेंटर एटम होगा नहीं होगा? वो बॉडी सेंटर एटम इसके स्ट्रेट लाइन में होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? अरे मान लो इस रूम के जस्ट नीचे रूम है बेटा, इस रूम का बॉडी सेंटर एटम, इसके जस्ट नीचे जो अपना हॉल है नीचे ऑफिस वाला बेटा, ये बताओ उन दोनों का बॉडी सेंटर कॉमन है या नहीं है? अरे एक स्ट्रेट लाइन में होगा नहीं होगा? होगा बेटा। वैसे ही तो नीचे का बॉडी सेंटर एटम भी इसकी लाइन में होगा, तो ए, फिर दूसरी लाइन है बी, फिर थर्ड क्या फर्स्ट के लाइन में है तो वापस ए, और ये वाला वापस बी। समझ में आ गया? तो पैकिंग अरेंजमेंट क्या बोला जाएगा बच्चों? ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। क्लियर है? ठीक है। और बीसीसी बोलते ही दिमाग में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा इसके लिए? 8 होगा। क्लियर है? एंड पैकिंग एफिशिएंसी कितनी? 68%, जो हमने बीसी 2D के लिए कैलकुलेट करके देखी थी बेटा, स्क्वायर 2D, हेक्सागोनल 2D, इनमें कैलकुलेट करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ध्यान है ना? बीसीसी बोल दिया, बस इतना ध्यान रखो। बीसीसी में ऐसा अरेंजमेंट होता है, तो बीसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर पैकिंग एफिशिएंसी होगी, वही रिजल्ट इसके लिए होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, छाप दो फटाफट, लिखो स्टेटमेंट लिखो, सबसे पहले लिखो, ये तो हेडिंग तो लिख ली ना। एक काम करो, ये तो आपने लिख रखा था बेटा, बाय स्क्वायर 2D पैकिंग कल लिखा था ना, ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करो। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप बस इतना लिख के छोड़ दो, सेकंड टाइप फिर मैं लिखा देता हूं स्टेटमेंट। सेकंड टाइप लिख लिया? चलो लिखो, each atom of layer each atom of layer each atom of layer each atom of layer is arranged in each atom of layer is arranged in each atom of layer is arranged in free space of each atom of layer is arranged in free space of upper and lower sides of each atom of layer arranged in free space of upper and lower sides of neighbor layer atoms.
अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ नेबर लेयर एटम्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो। सेकंड लेयर एटम, second layer atom arranged in free space of first layer atom, second layer atom arranged in free space of second layer atom arranged in free space of first layer atom, and third layer atom arranged in free space of second layer atom, third layer atom arranged in free space of second layer atom, so थर्ड लेयर रिपीट टू किसको किसको बेटा, फर्स्ट को। थर्ड लेयर रिपीट टू फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर रिपीट टू फर्स्ट लेयर, and fourth layer repeat to second layer, and packing arrangement is called AB type, and packing arrangement is called AB type, packing arrangement is called AB type। लिख ली बेटा? चलो बाकी ये डायग्राम बना लो, जटिल संरचना, और ये छाप दो। जो लेयर बना रहे हो बेटा, जो वर्डिंग मैंने लिखाई है उसी के अकॉर्डिंग बनाना, और उसी के अकॉर्डिंग साथ साथ नंबर देते जाना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। एक बेटा आप 12th के जो स्टूडेंट है, जो भी है बेटा, ठीक है, 12th वाले टारगेट वाले, उनके लिए एक बात खास कर ध्यान रखना, 2 अगस्त से अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आरबीटीएस अपना सेकंड जो फेज है बच्चों, ठीक है, अपने टारगेट के जो स्टूडेंट है सभी के लिए। इस बार भी जो हमारे 11th के स्टूडेंट थे, जैसे जतिन है लास्ट 11th में था, उन बच्चों ने दिया था, ठीक है। तो जो बच्चा 12th में खासकर वो 50% टेस्ट सीरीज दे सकता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपके चैप्टर्स की यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट का सिलेबस बनाया बेटा। तो स्टार्टिंग के जो 5 पेपर्स होंगे यूनिट वाइज वो 11th के ही है। आ गया समझ में? तो आपको अगर 11th की टेस्ट सीरीज का अगर देना है बेटा, उसी बहाने आपकी 11th रिवाइज हो जाएगी। तो ये नहीं बाकी बच्चों ने जो चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग आप करना। आप 50% चार्ज में स्टार्टिंग के कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग के टेस्ट दे सकते हो बेटा। 5 टेस्ट आपकी 11th को अगर रिवाइज करना है तो एज योर चॉइस। और कोई बच्चा कंप्लीट टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो कंप्लीट भी ज्वाइन कर सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चा 12th में उसकी 11th इसी बहाने रिवाइज हो जाएगी, और जो बच्चा टारगेट में है उसकी 11th 12th दोनों रिवाइज हो जाएगी इसी बहाने। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार आप पे वर्कलोड कम है, तो स्टार्टिंग में एक बार 11th वापस रिवाइज कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मेथड आपको बता दिया। स्टार्टिंग में 5 पेपर्स 11th के हैं, 11th के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे के 12th के हैं, तो ओनली 11th के देना चाहते हो तो ओनली 11th के दे सकते हो 50% चार्ज पे, और दोनों देना चाहते हो तो कंप्लीट दे सकते हो। तुम्हारे लिए वो फ्री रहेगा जतिन, ठीक है। जैसे बच्चों से मैंने कमिटमेंट किया था, सेकंड फेज जब स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिन्हें फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, फीस जमा करवा रखी है, तुम्हारे लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, तुमने लास्ट टाइम फीस दी थी, ठीक है।
तो जो बच्चा देना चाहता है नाम लिखा के रजिस्ट्रेशन करवा के शेड्यूल ले जाना, अपने बेसिस पे थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर देना। ओके, स्कोर चाहे कुछ भी हो, 40% क्यों ना हो, इसी बहाने आपने एक बार रिवीजन किया उस चैप्टर्स का। ठीक है, और बेटा क्या मैथ्स के जो आपके मैथ्स वाले टीचर से बेटा उनसे बात करके टेस्ट सीरीज अरेंज करो, क्लास के बाद बात करेंगे अपन। कर लिए? कर लिए बेटा, जान दे क्या? चलो, तो ये तो अपन ने बात की बेटा फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग की अपन बात कर रहे थे। तो अपन ने कहा 3D पैकिंग का फॉर्मेशन अपन क्या कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं बेटा। एक तो अपन स्क्वायर 2D पैकिंग से कर सकते हैं, एक अपन कर सकते हैं हेक्सागोनल 2D लेयर से कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है? ओके, चलो बेटा सेकंड टाइप इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला अपन ने क्या कहा, बाय स्क्वायर 2D लेयर्स। क्लियर है? चलो बेटा सेकंड स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 यानी 3D का ही फॉर्मेशन करना है, लेकिन नंबर 2 कौन सा है बेटा, बाय हेक्सागोनल 2D लेयर्स। यानी हेक्सागोनल 2D लेयर्स होती है, उनसे कैसे कर सकते हैं बाय हेक्सागोनल 2D लेयर्स। देख लिए? चलो बच्चों इसको भी क्या करेंगे अपन, पॉसिबल बाय 2 टाइप्स। ये भी क्या है, 2 टाइप से पॉसिबल है। ओके, तो इसके आगे भी मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, पॉसिबल बाय 2 टाइप्स, 2 टाइप से पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल बाय 2 टाइप्स, यानी 2 टाइप से ये पॉसिबल है। ओके, पहला टाइप इसका क्या है, इसमें भी देखेंगे। फर्स्ट टाइप बच्चों देखो दिमाग में वही चीज होनी चाहिए क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, हेक्सागोनल 2D की एक लेयर होनी चाहिए। यस और नो? अरे बात समझ में आई? सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, हेक्सागोनल 2D की एक सिंगल लेयर होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, बाकी जो अदर्स लेयर है हेक्सागोनल 2D वाली, उनको फर्स्ट लेयर के ऊपर कैसे अरेंज करेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, हेक्सागोनल 2D की एक लेयर दिमाग में होनी चाहिए। ओके, चलो बेटा सबसे पहले हेक्सागोनल 2D की एक लेयर बनाते हैं, फिर देखना बच्चों कैसे होता है, क्या होता है समझना बेटा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, हेक्सागोनल 2D की अगर एक लेयर बनाओ तो बनाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा ये बताओ हेक्सागोनल 2D की एक लेयर हो गई ना, यस और नो? नो बेटा, टीचर की हाँ में हाँ नहीं बेटा, ठीक है, गलती करवा सकता है जानबूझ के। देखो बेटा मैंने क्या कहा, ये तो ओनली 1D की रो है। क्लियर है? अब मुझे हेक्सागोनल 2D लेयर बनानी है, तो सेकंड रो कहाँ ऐड करूंगा, इसके स्ट्रेट लाइन में। यस और नो? 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 सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। मैंने क्या कहा, एटम की स्ट्रेट लाइन में होगा तब तो स्क्वायर वाली बनेगी। सीक्वेंस से बताने का पर्पज क्या था, समझ में आ गया? 1D 2D, उसके बाद 3D पे आने का पर्पज क्या था, ताकि रटना नहीं पड़े कैसे हो गया। क्लियर? सबसे पहले स्क्वायर 2D की बजाय अब हेक्सागोनल 2D की बात कर रहे हैं, तो हेक्सागोनल 2D कैसे बनेगा, बच्चे को ध्यान है सर 1D की रो को मैं इस टाइप से अरेंज करूंगा, क्या हो, इनके फ्री स्पेस में। तो सेकंड रो के जो एटम है वो कहां ऐड करूंगा बेटा, बिल्कुल बेटा इसके फ्री स्पेस में। तो इस टाइप से मेरे पास क्या हो गया, ये तो क्या हो गया बेटा, फर्स्ट लेयर हो गई। क्लियर है? अब ये बताओ ऐसी जो लेयर है ये क्या होगा, हेक्सागोनल 2D है या नहीं है, ये हेक्सागोनल 2D वाली हो गई। हर रो अपने से हर एटम क्या होगा, अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एटम के क्या होगा, फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। आ गया समझ में? क्लियर है? अब बच्चों देखो सेकंड रो कहां बनाएंगे, समझना इस चीज को। ठीक है, सेकंड रो के एटम क्या होंगे, फर्स्ट रो के फ्री स्पेस में होंगे। कहां होंगे बेटा, फर्स्ट रो के फ्री स्पेस में। तो गूगल पे सर्च करो बेटा, अरे आराम से बेटा, आराम से आराम से, इधर ध्यान दो बेटा। देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो के, देखो बेटा फर्स्ट रो के फ्री स्पेस कहां बच्चों, फर्स्ट रो के एटम के ये रहे बच्चों। ठीक है, क्या कहा, इसका मतलब इसके फ्री स्पेस में क्या होगा, सेकंड रो के एटम बना देंगे। ये लो बच्चों बना दिए। इसका मतलब फर्स्ट के फ्री स्पेस में क्या होगा, सेकंड रो के एटम हो गई। क्लियर है? चलो बेटा तो ये कौन सी हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई बेटा। क्लियर है? अब सेकंड के फ्री स्पेस में मैं क्या बना रहा हूं, थर्ड रो के एटम बना रहा हूं। क्लियर है? सेकंड के बेटा देखो फ्री स्पेस कहां है, सर्च करो गूगल पे, ये रे बेटा। ठीक है, इसके फ्री स्पेस में क्या करें, थर्ड लेयर के एटम बना देंगे। ये लो बेटा, आप कितने खतरनाक पेंटर हो, पिकासो जैसे, आज पता चलेगा बेटा, देखना खुद की नजरों में ही गिर जाओगे बेटा आप। ठीक है, कि मैं ऐसा भी बना सकता हूँ क्या। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या है, ये कौन सी लेयर है,
थर्ड लेयर है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो बेटा देखो, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली फिक्स स्ट्रक्चर है, अपन को बस उसकी स्टडी अपना अपनी मर्जी से नहीं बना रहे कि सर को क्या हो गया हर कुछ बनाते जा रहे हैं। ये बेटा एक्स क्या क्या हुआ, क्या बोल रही है? हेक्सागोनल कैसे हुआ? अरे बेटा फर्स्ट लेयर कौन सी थी? हेक्सागोनल तो थी। अरे बावली बेटी, देखो अपन ने क्या बनाया था, एटम को अपन ने ऐसे बनाया था। अपन ने क्या किया, आपका ध्यान पेन पे था कि पेन उठा नहीं ले आसपास वाले, ठीक है, इसलिए बच्चों अपने फर्स्ट लेयर वही बनाए। पेन पे ध्यान नहीं था, उठा लो रे कोई दिक्कत नहीं है चलो बेटा अपन ने क्या किया, ऐसे एटम को जोड़ा बेटा। ये मान लो क्या था, ये फर्स्ट रो थी, यस और नो, ठीक है। अपन ने क्या कहा, ये फर्स्ट रो बेटा, ये फर्स्ट रो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड रो को मैंने कहाँ ऐड किया है, फर्स्ट रो के बीच के फ्री स्पेस में। फर्स्ट का फ्री स्पेस कहाँ है, ये रहा। सेकंड रो को यहाँ ऐड कर दिया इनके फ्री स्पेस में, समझ में आ गया। थर्ड रो को मैंने कहाँ ऐड किया, सेकंड के जो फ्री स्पेस है वहां पे मैंने थर्ड रो के एटम ऐड किए हैं। अब ये देखो ये हेक्सागोनल 2D कैसी होगी, एक एटम को फिक्स करो जिनके ये कांटेक्ट में है, तो ये बताओ 6 नेबर एटम के कांटेक्ट में है या नहीं है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही नहीं बन रही। ये तो क्या हो गया, हेक्सागोनल 2D की एक लेयर हो गई। आ गया समझ में? ये सभी लेयर्स ऐसी है बच्चों। आपने क्या किया, 3D इमेजिन नहीं कर पा रही, 3D इमेजिन अब करेंगे बेटा, टेंशन क्यों ले रही है। मैंने क्या कहा, ये तो खाली एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है वो बना के बताइए, 3D में इमेजिन तू करेगी, टेंशन मत ले, तू भी करेगी, बिल्कुल करेगी बेटा। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट लेयर है बेटा, ठीक है। अभी जैसे समझा रहे वैसे समझना बेटा। देखो इजी वे में, ये ब्लैक वाली फर्स्ट लेयर है, क्लियर है, ये फर्स्ट लेयर है। ये बता पहली बात तो ये फर्स्ट लेयर जो मैंने बनाई है ब्लैक, ओनली ब्लैक कलर में, जैसे बोल रहा हूँ वैसे फोकस करना। ये 1D में है, 2D में है या 3D में, ओनली ब्लैक लेयर, ओनली ब्लैक वाली लेयर फर्स्ट में है, 1D में है, 2D में है, 3D में, 2D में बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। हमें पता है उसके बाद जो मैंने रेड वाली लेयर बनाई है इसके ऊपर, ये 1D में है, 2D में है, 3D में, 2D में है। ब्लैक वाली के ऊपर मैंने क्या रखा है, रेड वाली लेयर को रखा है बेटा। आ गया समझ में, क्लियर है। और रेड वाली जो लेयर है उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, किसको बनाया है, ब्लू वाली लेयर को बनाया है, थर्ड लेयर, वैसा ही कलर मैंने यूज किया है। आ गया समझ में? इसका मतलब 2D की कई सारी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करें तो क्या होगा, 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है, यस और नो। ये जैसे रजिस्टर वाली बात है बेटा, आपको रजिस्टर सिर्फ सामने से एक ही पेज दिखाई देता है तो वो आपको 2D में शो होता है, वैसी कंडीशन है ये। आ गया समझ में? लेकिन अगर अपन बुक को क्या करें, ऐसे ना देखें, अगर ऐसे देखेंगे तब हमें पता चलता है ये 3D में है, यस और नो, सेम कंडीशन है, क्लियर है। अब आपको मैं बोर्ड को ऐसे भी कर दूं उतार के तो भी आपको ये ऐसे ही दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है, डायग्राम आपको 2D में शो होगा, क्लियर है। लेकिन बच्चों समझना, देखो इसको 3D में कैसे शो करते हैं, टेंशन मत लो, देखो 3D में शो करते हैं, समझना इस चीज को। सबसे पहले एटम कैसे ऐड है, ये मेरा स्टेटमेंट सुनना। पहली बात तो सेकंड लेयर एटम, पहली बात तो हमें लेयर कैसे लेनी है, चाहे ब्लैक कलर में हो, चाहे रेड कलर में हो, चाहे ब्लू कलर में हो। मेरा कहने का मतलब है चाहे फर्स्ट लेयर हो, सेकंड हो या थर्ड हो, सभी कौन सी है, हेक्सागोनल 2D लेयर है। समझ में आ गया? इन हेक्सागोनल 2D लेयर को मैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज करता जा रहा हूं, क्लियर है। मैंने कैसे अरेंज किया है, सेकंड लेयर के एटम को फर्स्ट लेयर के फ्री स्पेस में अरेंज किया है, समझ में आ गया। सेकंड लेयर के एटम को कहां किया क्या बेटा, फर्स्ट के फ्री स्पेस में, क्लियर है। थर्ड एटम के अरेंजमेंट को कहां किया बेटा, थर्ड लेयर एटम को सेकंड के फ्री स्पेस में। इसका मतलब ये बताओ, थर्ड वाला अगर सेकंड के फ्री स्पेस में है, सेकंड वाला फर्स्ट के फ्री स्पेस में है, तो ये बताओ थर्ड लेयर का एटम किसके स्ट्रेट लाइन में आएगा, अरे फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आएगा, नहीं आएगा। आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट लेयर कौन सी है, ब्लैक कलर वाली, थर्ड लेयर कौन सी है, ब्लू कलर वाली, रेड कलर में है सेकंड लेयर। तो ये बताओ थर्ड लेयर का एटम ब्लू कलर वाला, ये बताओ फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा। ये देखो मैंने क्या कहा, लाइन का मतलब कि आपको बोर्ड भी ऐसे दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे ऐसे, लेकिन मैंने क्या कहा, एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर बेटा, ये मेरा कहने का मतलब परपेंडिकुलर ऐसे, बोर्ड पे परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। एक्चुअल में ये क्या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में क्या ये परपेंडिकुलर है बेटा। कैसे समझने का तरीका इस टाइप से आप समझ सकते हो, कैसे ऐसी लाइन खींचोगे तो इधर ध्यान दो, ऐसे एक लाइन में खींच रहा हूँ, सपोज लो बेटा, समझने के लिए डायग्राम तो खराब होगा पर थोड़ा समझना बेटा। देखो कैसे, ऐसी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, ये बताओ इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करें बेटा, ये बताओ अगर ब्लैक वाले के सेंटर से पास हो रही है तो सेकंड लेयर का जो एटम है रेड वाला, इसके सेंटर से पास हो रही है क्या, नहीं बेटा। थर्ड लेयर का जो ब्लू कलर है उसके सेंटर से पास हो रही नहीं हो रही, और क्या एक से हो रही है, इसके नीचे वालों में सेम होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, ये तो अपने थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाई है, अपने पूरा बोर्ड थोड़ी बड़ा एटम का, और भी कोई लाइन आप बनाओगे, इसके नीचे भी मैंने एटम खाली इतना ही तो बनाया है। अरे ये एटम क्या होगा, हर एटम क्या होगा, जैसे ये इसके स्ट्रेट लाइन में होगा, ये एटम इसके स्ट्रेट लाइन में होगा,
समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यानी एक एटम का थर्ड लेयर का एटम क्या होगा, फर्स्ट के फ्री स्पेस में होगा बेटा। अरे सीधी सी बात है, फ्री स्पेस में होना सिंपल सी बात है बेटा। देखो मैथमेटिक्स है, सिंपल सी बात है, जनरल लाइफ की। क्या मैंने ऐसे अरेंज किया, समझना, ठीक है। आप स्फेरिकल ना मान के ऐसे मान लो, रेक्टेंगुलर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो मेरी फर्स्ट लेयर है, समझना, ये मेरी फर्स्ट लेयर है, क्लियर है, ब्लैक कलर में। अब सेकंड लेयर कहाँ है, फ्री स्पेस में। सेकंड लेयर रेड कलर से अपन ने बनाई है, देखो इसका फ्री स्पेस कहाँ है बेटा, दोनों के जॉइंट पर। यस और नो, यस और नो है बेटा। तो क्या कर रहा हूं, सेकंड लेयर को मैं इसके फ्री स्पेस में बनाऊंगा, तो इस टाइप से होगी या नहीं होगी, समझ में आ गया। थर्ड लेयर अपन ने कैसी बनाई है, ब्लू कलर से, वो किसके फ्री स्पेस में है, सेकंड के फ्री स्पेस में। तो सेकंड का फ्री स्पेस दोनों के जॉइंट पे है, तो ये ऐसे होगा। यस और नो, अब बोलो मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया बेटा। अब देखो क्या होगा, यानी सेंटर से एक लाइन पास करो। जैसे मान लो फर्स्ट वाली लेयर का, जैसे यहां से आप ले सकते हो, या फिर यहां से आप ले सकते हो, या फिर यहां से ले सकते हो। और वैसे ही अगर फोर्थ वाला वापस क्या करे बेटा, मान लो देखो फोर्थ वाली लेयर में अगर बनाऊं, वापस मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं फोर्थ लेयर के लिए, तो बच्चों देखो फोर्थ लेयर क्या होगी, जो थर्ड का फ्री स्पेस है वहां पर आप क्या करो, फोर्थ लेयर बना देना, इस टाइप से बना देना। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, ये अगर फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड वाली लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और ये फोर्थ लेयर है डॉट डॉट से, क्लियर है। तो ये बताओ फर्स्ट लेयर के स्ट्रेट लाइन में कौन सी लेयर है, सेकंड है, थर्ड है, या फोर्थ है, थर्ड है बेटा। समझ में आया, यही बात है, ये मैंने आपको, हाँ बेटा इधर वाले में भी है, तेरी समझ का फर्क है खाली। मैंने क्या कहा, अगर सारी तू करिए कि एक ही एटम क्यों है, मेरा कहने का मतलब यही तो तेरा, एक ही एटम क्यों बेटा, और भी तू एटम ऐसे बनाती जाएगी। जैसे मान लो इसके पास में एटम बनाए, चल कोई बात नहीं, देख इसके पास में मान लो, ये तो खाली समझाने के लिए मैंने एटम कम बनाए हैं, ये बता, ऐसे एटम आते जाएंगे, समझ में आ रहा है। इस टाइप से बेटा कई सारे एटम आते जाएंगे, और भी ऐसे बनाती जाएगी। ये तो समझने के लिए 2-3 एटम बनाए हैं, ताकि कंफ्यूज ना हो, डायग्राम पूरा खराब हो जाएगा वरना, क्योंकि पहले से इनके बीच में फ्री स्पेस कम है, क्योंकि ये इसको हेक्सागोनल वाली है, हेक्सागोनल वाली के बीच में फ्री स्पेस कम होता है स्क्वायर के कंपेरिजन में, कि जितनी ज्यादा लेयर बनाते जाएंगे डायग्राम वैसे ही सत्यानाश होता जाएगा। इसलिए मैंने खाली 2-3 लेयर बनाई थी समझने के लिए, एज्यूम करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या, समझना, फर्स्ट लेयर ब्लैक कलर में बेटा, सेकंड वाला क्या होगा, इसके फ्री स्पेस में है, थर्ड वाला क्या होगा, इसके फ्री स्पेस में। तो अपन एक्चुअल में, अब इतने तो साइंस के स्टूडेंट है बेटा, अपन समझ सकते हैं इस चीज को, क्या कि अगर ऐसे एक दूसरे के फ्री स्पेस में होंगे, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड लेयर का एटम क्या करेगा, 50% इसको कवर करेगा, 50% इसको, ठीक है। तो थर्ड लेयर का क्या होगा, सेकंड लेयर के 50% इसको, 50% इसको कवर करेगा। तो इधर 50 इधर शिफ्ट हो गया, 50 इधर शिफ्ट हो गया, करते करते ये इसके स्ट्रेट लाइन में आएगा, नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो फर्स्ट के फ्री स्पेस में क्या सेकंड वाला है, सेकंड के फ्री स्पेस में क्या है, थर्ड वाला आइटम है। तो ऐसे करते करते थर्ड वाला, ये बताओ फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आएगा, नहीं आएगा, यस और नो। वैसे ही बेटा सेकंड के फ्री स्पेस में फोर्थ वाला, थर्ड के फ्री स्पेस में फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला किसके स्ट्रेट लाइन में आएगा, सेकंड के स्ट्रेट लाइन में आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। तो इन पैकिंग अरेंजमेंट को, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये बताओ फर्स्ट लेयर को जैसे ए नाम दे, क्लियर है, ठीक है। सेकंड को मैं क्या नाम दूंगा, ए या बी, बी, बिल्कुल बेटा बी नाम देंगे, अलग लेयर में है तो अलग लाइन में है तो बी हो गया। थर्ड वाला इसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, थर्ड वाला किसके, फर्स्ट के या सेकंड के, फर्स्ट के बेटा, तो इसे वापस क्या नाम देंगे, ए, क्लियर है। फोर्थ वाला किसके स्ट्रेट लाइन में होगा, सेकंड के, तो क्या करेंगे, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, क्लियर है। तो पैकिंग अरेंजमेंट कैसा हो गया, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो खाली समझाने का था एटम की अरेंजमेंट एक्चुअल में कैसे होता है, क्लियर है। लेकिन अब बात करेंगे एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर्स में। मेरा स्टेटमेंट लिखाने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि डायग्राम आपने क्लास में तो समझ लोगे, ठीक है सर ने कहा था ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन बाद रिवाइज करोगे, 15 दिन बाद साफ हो जाएगा कि ये क्या था, सर ने कैसे बनाया था एक्चुअल में। इसलिए मेरा वर्डिंग लिखाने का पर्पस क्या होता है, यही होता है। इसकी वर्डिंग में बोल रहा हूं, अच्छे सुनना। सेकंड लेयर एटम, लेयर कैसी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, क्लियर है। सेकंड लेयर एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ फर्स्ट लेयर एटम, मेरी तरफ देखना, क्या कहा, सेकंड लेयर एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ फर्स्ट लेयर एटम, थर्ड लेयर एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ सेकंड लेयर एटम, ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा, क्लियर है। फोर्थ लेयर एटम अरेंज्ड इन फ्री स्पेस ऑफ थर्ड लेयर एटम, so third layer repeat to first layer and fourth layer repeat to second layer। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया। ऐसे रिपीट क्या होगा, इसका मतलब हर लेयर क्या होगा, अपने से नीचे वाली लेयर के फ्री स्पेस में प्रेजेंट होगी। ऐसे करते करते थर्ड लेयर क्या होती है, फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में आती है,
फोर्थ लेयर क्या होती है, सेकंड के स्ट्रेट लाइन में आती है। क्लियर है? तो पैकिंग अरेंजमेंट क्या बोला जाता है बेटा, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस और नो? अब रियल स्ट्रक्चर से इस बात को कंपेयर करते हैं तो समझना बेटा, इसका एग्जांपल होता है HCP। क्या होता है बच्चों? HCP होता है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना HCP में हमें पता है बच्चों हेक्सागोनल कई सारी लेयर्स होती नहीं होती, कई सारी हेक्सागोनल लेयर होती है। तो सपोज करो बेटा एक हेक्सागोनल मैं बना रहा हूं, HCP हमने डिटेल से समझा था, ध्यान है ना? अरे HCP में क्या होता है बेटा, ये मान लो सेंटर पर एटम होता है और हेक्सागोनल के कॉर्नर पर भी एटम होते हैं या नहीं होते, यस और नो? अरे यस और नो? होते नहीं होते बेटा? ये तो एक हेक्सागोनल है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हमें पता है बच्चों ऊपर के 3 बॉडी सेंटर एटम, ये बताओ इसके 3 ऊपर बॉडी सेंटर एटम होते हैं या नहीं होते, यस और नो? अरे एक हेक्सागोनल के हमें पता है एक हेक्सागोनल लेयर, ऊपर वाली दूसरी हेक्सागोनल लेयर, दोनों के बीच में क्या होता है 3 बॉडी सेंटर्ड एटम, यस और नो? क्लियर है? वैसे इसके नीचे जो लेयर होगी इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, 3 बॉडी सेंटर एटम होते या नहीं होते, यस और नो? यस और नो? क्लियर है बेटा? ये तो हो गया जैसे HCP अपने बनाई थी वैसे, और मैंने एटॉमिक लेवल पे अगर स्ट्रक्चर बनाई थी तो वो मैंने कैसे बनाई थी समझना बेटा। देखो कैसे, ये मान लो एक्चुअल जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी कैसे, ये मान लो एक ये बताओ ये HCP की एक लेयर है या नहीं है, यस और नो? ये तो क्या हो गया, सेंटर वाला आइटम हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कौन से हो गए, कॉर्नर वाले आइटम हो गए बेटा। क्लियर है? अभी आपको बोर्ड में 2D में लग रहा है, क्लियर है? इसको 3D में कैसे बनाऊंगा, इसके ऊपर मैं 3 कौन से रख रहा हूं बच्चों, ये 3 बॉडी सेंटर एटम रख रहा हूं, आ गया समझ में? ठीक है। एक इसके एग्जैक्ट नीचे लेयर होगी, ऐसे कैसे 3 बॉडी सेंटर एटम क्या होंगे, इसके नीचे होंगे। 3D लिखने का मतलब क्या है, इसके नीचे भी ऐसी कई सारी लेयर है। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर इस लेयर को मैं बोलूं बेटा A, क्या बोल रहा हूं, इस लेयर को मैं बोल रहा हूं A, तो ये बीच वाली लेयर को आप B बोलोगे या नहीं बोलोगे, यस और नो? क्लियर है? और ये 3 बॉडी सेंटर एटम, ये बताओ हेक्सागोनल वाले एटम के स्ट्रेट लाइन में है या ऊपर के 3 बॉडी सेंटर एटम के स्ट्रेट लाइन में है, ऊपर के 3 बॉडी सेंटर एटम के स्ट्रेट लाइन में बेटा। आ गया समझ में? तो इसको वापस क्या बोलोगे आप, ए बोलोगे। क्लियर है? वैसे ही इसके नीचे एक हेक्सागोनल और है, हमें पता कई सारी हेक्सागोनल लेयर होगी कंप्लीट स्ट्रक्चर में, तो नीचे अगर एक हेक्सागोनल और है, ये बताओ वो इन बॉडी सेंटर एटम के स्ट्रेट लाइन में होगा या इस हेक्सागोनल एटम के, हेक्सागोनल वाले एटम के। समझ में आ गया? तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, तो नीचे वाला हेक्सागोनल वापस क्या होगा, बी होगा बेटा, ए बी टाइप। समझ में आ गया? क्लियर है? वैसे ही इस मार्कर की बात करें बेटा, देखो मार्कर के रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो ये मार्कर की कैप से, इस बात को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे, इसमें देखो एबीसी एबीसी ए बी टाइप कैसे समझ सकते हो। जैसे ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है, इसके मान लो सेंटर पर जो मैंने बुलाया ब्लैक से, इसको मैं डॉट कर रहा हूं, समझना कौन से एटम की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एटम की बात कर रहा हूं बेटा। समझ रहे हो? क्लियर है? इसकी तरफ देखो, इस वाले एटम की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? इस एटम को फिक्स कर रहा हूं। एक बार ऊपर वाले 3 ब्लू कलर के एटम को भूल जाना, ठीक है? एक बार ऊपर वाले 3 ब्लू कलर के एटम को भूल जाओ, ओनली मैं ब्लैक कलर में मैं किसको फोकस कर रहा हूं, किसको बताओ, इसके फोकस कर रहा हूं मैं, कौन से, सेंटर वाले एटम की। क्लियर है? ये मान लो जो हेक्सागोनल के मैंने एटम बनाए थे उनके सेंटर वाला एटम है। क्लियर है? इस सेंटर वाले एटम के चारों तरफ 6 एटम तो कौन से, ऐसे है बेटा, जैसे मैंने फिंगर से मैंने चारों तरफ से उसे पकड़ रखा है। समझ में आ रहा है बेटा? 6 एटम तो इसके साइड में है। अब ये बताओ ये जो 6 एटम इसके चारों तरफ है कॉर्नर वाले, ये बताओ एक प्लेन में है या नहीं है, एक सरफेस एक लेयर ये हो गई, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। ये मेरे 3 फिंगर टिप है बेटा, 3 ऊपर वाले 3 एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू कलर वाले 3 एटम को, ये 3 फिंगर एटम है, इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होंगे, यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। और वैसे ही हमें पता कई सारी लेयर्स होती है, तो नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम जो होंगे, ये 3 मेरे फिंगर टिप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टाइप से अरेंज होंगे, यस और नो? तो ये बताओ ऊपर के जो 3 बॉडी सेंटर एटम है ये वाले, ये बताओ इसके 3 नीचे के बॉडी सेंटर एटम के स्ट्रेट लाइन में होंगे या नहीं होंगे, यस और नो? बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या कहा, 3 ऊपर के बॉडी सेंटर एटम क्या होते हैं, नीचे के 3 बॉडी सेंटर एटम के स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? और बीच में क्या होते हैं बेटा, 6 हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले एटम। समझ में आ गया? तो ऊपर के 3 एटम है बेटा, इसको मैं लेयर ए बोलूं, तो ये कॉर्नर वाले जो एटम है उसको क्या बोलेंगे, लेयर बी। समझ में आ गया? और नीचे के 3 एटम को वापस क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ए दूसरा वाला अलग प्लेन में, अलग लाइन में है, तो क्या हो गया बी, और तीसरे वाला क्या हो गया, ऊपर के 3 बॉडी सेंटर एटम के स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ गया? तो ए, ये बी, वापस क्या हो गया ए, और ऐसे एक हेक्सागोनल की लेयर और होगी तो वापस क्या होगा बेटा,
वो क्या होगा, इसके साथ होगी इसके स्ट्रेट लाइन में, तो वापस क्या होगा ए बी। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्लियर है बेटा? ऐसे अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? ओके बेटा, तो क्या कहा अपने, एक्चुअल में एटम की पैकिंग इस टाइप से होती है। इस लेयर को अपन ए बोले, इस लेयर को अपन बी बोले, तो ये लेयर वापस क्या करती है बच्चों, इसको डिनोट करती है। तो जैसे इस लेयर को, ये ब्लू कलर वाली है, इसको मैं बोल रहा हूँ ए, और ये वाली कौन सी बेटा, इस लेयर को मैं बोल रहा हूँ बी। समझ में आ गया? कितनी देर हो गई बेटा पोज हुए से? जस्ट अभी हुई क्या? तो मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, देखो मैंने 3D क्यों लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर तीसरी लेयर बनाती बेटा और डाइवर्ट हो जाओगे, कैसे बना क्या बना। क्लियर? 3D का मतलब क्या है, एक लेयर इसके ऊपर, ये तो आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे ऐसी कैसी एक लेयर और होगी। समझ में आ गया? 3D का मतलब क्या है, आपको शो जरूर 2D में हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में 3D है। 3D मतलब ऊपर नीचे और भी कई सारी लेयर है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो क्या कहेंगे, इसका मतलब फर्स्ट लेयर क्या होगी, थर्ड के स्ट्रेट लाइन में, सेकंड लेयर क्या होगी, फोर्थ के स्ट्रेट लाइन में। तो ये पैकिंग अरेंजमेंट कैसा बोला जाएगा, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा? ठीक है। और ये एग्जांपल किस में होता है, एचसीपी में होता है। एचसीपी देखते ही बच्चों ये बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे, अरे कितना बोलोगे, 12। अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, हमने पढ़ा है बच्चों एचसीपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। क्लियर है? पैकिंग एफिशिएंसी रोहित कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं बेटा, सीधा याद होना चाहिए डाटा ये। जतिन या, अरे बावड़े 2 दिन पहले की बात है, या क्या होता है बेवकूफ, 70 दांत तोड़ दिए जाएंगे बेटा, सर फोड़ दिया जाएगा और जान से मार दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है बावड़े, 78.5 तूने देखो एक्चुअल में क्या होता है, बच्चा होता है ना, एक्चुअल में बच्चा सोचता आज इस पेपर में तो मेरे श्योर 90% है, और घर पे आगे मैच करता है तो 40-50 क्यों मिलते हैं, इसी वजह से, या वाली कंडीशन में। समझ में आ गया? बच्चे ने एक बार पढ़ा है, एक बार देखा है, एक बार सुना है, तो उसे आंसर पता है, ये सही नहीं पता है। समझ में आ गया? बच्चे ने जैसे मान लो मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया 74, 72 और डाटा ऐसे देगा जो आपने सारे देख रखे हैं, तो बच्चा देखते, बच्चा ये नहीं देखता ये आंसर इसका है क्या, हमने डाटा देखा हुआ है, ये मतलब ये होना चाहिए, लेकिन ये किसका आंसर है बेटा। तो जो चीजें तुम्हें बताई जाती है उधर आप माइंडेड, इतना तो हमें बनना पड़ेगा, देखते टिक लगाना बेटा, किसके लिए क्या होता है, किसके लिए क्या होता है। आगे समझ में, ये चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस से ध्यान होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, जो चीज आप पढ़ रहे हो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने गेन कितना किया। समझ में आ गया? और इसका सबसे बेस्ट मेथड है बेटा समराइज करना। ठीक है, समराइज करना कैसे, चलो सुनो, बात चली कि बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। कैसे? सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, ये होता है। क्लियर है? ठीक है, बस मैंने 4 यूनिट सेल पढ़ी है, एससीसी बीसीसी, इधर ध्यान दो, एससीसी बीसीसी एफसीसी एचसीपी, जेड क्या होगा 1 2 4 6, काम खत्म। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने चारों के लिए क्या करना है, 6 8 12 12, काम खत्म। क्लियर है? पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं 52.4, 68, 74, 74, काम खत्म। यही चीजें तो दिमाग में फीड करने की होती है बेटा। बाकी बच्चा जो एवरेज बच्चा जहां पर इसको 30-40 सेकंड टाइम वेस्ट करके आंसर वो दे देगा, लेकिन उसने 1 मिनट या 30-40 सेकंड इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, आपने जस्ट 2 सेकंड में आंखों से टिक लगा दिया, आंखों से मतलब यही होगा, श्योर है ये, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखते टिक लगा दिया, आपने 1 मिनट अपना बचा लिया। उस 1 मिनट को आप टिपिकल क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? सिलेक्शन का यही तो तरीका होता है। जो एवरेज क्वेश्चन है बेटा देखते टिक लगाने वाला, उसमें आपने 1 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया, तो जो अच्छे क्वेश्चन में क्या करोगे। समझ में आ गया? नो डाउट आपको लगेगा मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैंने क्या पढ़ा, मैंने गेन क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। अरे ऊपर से नल आपने ओपन कर रखा है, बकेट में पोर है बेटा, ठीक है, पोर नहीं पोरा है, बड़ा सा पोर है बेटा, आपने कितना, वही बात, नल को कितना ही फास्ट कर दो, कितना उसमें पानी भर दो बेटा, पूरी 500 लीटर की टंकी पूरी ओपन कर दो बेटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मैंने कितना पानी भरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बकेट में स्टोर कितना हुआ। समझ में आ गया? अपना ब्रेन वैसा ही है बच्चों। क्लियर है? मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ, 20 घंटे पढ़ा हूँ, किसी को मतलब नहीं है। एग्जामिनर को इस बात से मतलब है क्या, बच्चा कितना पढ़ा, कौन सी कोचिंग में था, क्या था, उससे मतलब है क्या। एग्जामिनर को मतलब किससे है, आंसर करेक्ट है क्या। क्लियर? आंसर करेक्ट किससे होगा, जब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। क्लियर है? यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कब होंगे, जब अपनी प्रैक्टिस वैसे होगी। क्लियर है? ठीक है, नॉर्मल वही बात है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के को काम करेंगे, मैंने पढ़ लिया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, और शाम को दूसरे दिन 2 दिन बाद ही आपसे बोले ये क्या होगा, अगर सीधे डाटाबेस जो चीजें देखते दिमाग में आना चाहिए ये नहीं होगा तो कैसे करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, अगर कोई तुम्हें मैं नया कोई क्वेश्चन देता, बेटा ये कैसे होगा, तब हमें बिल्कुल सर हमें 1 मिनट का टाइम चाहिए, कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि आपने ये चीज बताई नहीं है, हमें खुद का दिमाग लगाना है, पेन चलाना है, दिमाग भी चलाना है,
तब हमें टाइम की जरूरत है। समझ में आ गया? लेकिन ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें क्लास में बताई गई है, समझाई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट करवाई गई है, वो देखते टिक लगनी चाहिए, ये होगा, ये होगा, होगा तो होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, या वाली कंडीशन होनी नहीं चाहिए, या फिर ये, या फिर ये, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए किस में क्या होता है बेटा। आ गया समझ में? तो छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखा करो बेटा, ये छोटी मोटी चीजें साल खराब करवा देगी। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एक बात बोलते थे बेटा, प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट, इधर ध्यान दो। पहले एक बात क्या बोलते थे? प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट। आजकल उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट। वुमन भी बोल सकते हो, बात समझ में आ गई? कोई हो, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो। कहने का मतलब क्या? पहले ये लाइन ये आती थी, प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट, प्रैक्टिस तुम्हें परफेक्ट बनाती है। ये क्यों बोलते थे? जब कंपटीशन नहीं था। आ गया समझ में? अरे पहले आपने देखा होगा बेटा, जो 12th पास कर लेता, 10th पास कर लेता, सीधे उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी। होता तो नहीं होता था? आज ही पेपर में आया, बंगाल में वैकेंसी निकली है डेड बॉडी के सिक्योरिटी डोम के लिए। डोम मतलब जो डेड बॉडी की केयर करता है, जो डेड बॉडी मतलब हॉस्पिटल में डेड बॉडी होता है, स्टोर रूम में, वार्डरोब में, उसमें स्टोर करने के लिए, यानी उसकी सिक्योरिटी के खाली। डेड बॉडी का मान लो कोई होता है ना, कई ऑर्गन सप्लाई कर देते हैं, तो ऑर्गन निकाल के ले जाते हैं, जो भी हो, मेडिकल स्टाफ के कोई मेंबर होते हैं, बाहर का कोई होता है, तो डेड बॉडी को कोई लॉस ना पहुंचे, उसकी सिक्योरिटी के खाली डोम के काम बोलते थे, डोम का वर्क। तो डोम के काम के लिए वैकेंसी थी 8, अंग्रेजों 8, इसको बोलते हैं बेटा 8। देखा होगा, कभी सुना होगा। और पता है आपको अप्लाई कितने हुए फॉर्म? वो भी कई रिजेक्ट करने के बाद, और मैक्सिमम पता कौन से थे? पीएचडी वाले। समझ में आ गया तुम्हें? जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। गवर्नमेंट होगी लेकिन काम कैसा है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है? गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वैकेंसी फैक्ट है ये। यूपी में लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी, किस काम के लिए? झाड़ू पोछे के लिए, ठीक है? 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली थी। वैकेंसी कितनी थी पता है? 80। और एप्लीकेंट पता कितने आए थे? 8.5 लाख। सच है ये? उसमें मास्टर डिग्री वाले थे, मोर देन 50% कैंडिडेट। समझ में? हाँ, हालत और होगी, अभी टेंशन मत लो बेटा, हालत और होगी। आप 12th का सिलेबस पढ़ोगे कभी, बायोलॉजी वाले बच्चे बेटर तरीके से इस बात को समझेंगे। डार्विन साइंटिस्ट थे, उनका कॉन्सेप्ट आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। 2 थ्योरी उन्होंने दी थी बेटा, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है? जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। फिट है नहीं आज ही जिम जाके 6 पैक एब बनाने लग जाओ, बाइसेप ट्राइसेप बनाने लग जाओ, ये सो सर हम एकदम फिट है। फिट रहने का मतलब है जैसी कंडीशंस है तुम उसमें फिट हो तो ही सर्वाइव कर पाओगे, वरना दुनिया तुम्हें खत्म कर देगी, नेचर खत्म कर देगी। नेचुरल सिलेक्शन, तुम अगर वही बात है बेस्ट हो, जिस प्रोफेशन के जिस फील्ड में तुम हो उसके लिए तुम बेस्ट हो, तो ही तुम्हें नेचर सिलेक्ट करेगी। अरे पावरफुल तो डायनासोर भी बहुत था बेटा, है या नहीं था? नाम सुना है क्या? जतिन, डायनासोर। हाँ, एक छोटी सी बर्ड थी, नाम सुना है ना? फिर क्या नाम सुना है? तो फिर हाँ क्यों बढ़ रहा है? बावले बहुत बड़ा एनिमल था बेटा। कहने का मतलब इधर ध्यान दो। अरे इससे श्योर क्या कर, मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले। बर्ड नहीं था बेटा, बहुत बड़ा एनिमल था। कहने का मतलब क्या? पावरफुल तो वही बहुत था। इससे पता चलता है तुम्हारी एक्यूरेसी क्या। हम यहाँ मत मिलाओ कभी दुनियादारी के, ये काम में लो। आ गया समझ में? इसने बोला वो सही है क्या? इधर ध्यान दो बेटा, ऑब्जर्वर माइंड बनाओ, ना कि यस नो वाला जो इंडिया में होता है, यस 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 नो। कहने का मतलब क्या? पावरफुल तो वो भी बहुत था, लेकिन जैसे ही नेचर में चेंजेस हुआ, जो क्लाइमेट चेंजेस है बेटा, टेम्परेचर में चेंजेस हुआ, वो उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाया, ठीक है? और वही बात है, मेरे जतिन जैसे थे हल्के फुल्के जीरो फिगर वाले, वो जमीन में घुस गए, छोटे छोटे लिजार्ड्स है बेटा, इंसेक्ट्स है, थे या नहीं थे? वो जमीन में दब गए उस टेम्परेचर वगैरह को फेस करने के लिए, तो उन्होंने उस कंडीशंस को फेस कर लिया, वो बच गए। और बड़े बड़े पावरफुल एनिमल थे, वो भी खत्म हो गए। सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा ये। वो तो जैसे मैंने नेचर वाला बताया, अपने में भी यही कंडीशन है। कोरोना वाला केस देख सकते हो बेटा, नदियाँ है, शमशान है, जो है रिवर्स है बेटा, सब भरी पड़ी थी। क्यों? जो कंडीशन आई, जिनकी बॉडी उसको झेल नहीं पाई। अपन में से कई लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खोया बेटा, नो डाउट, लेकिन जिनकी बॉडी या जिनका वही बात है, जो इम्यून सिस्टम था, इस कंडीशन को झेल नहीं पाया, वो चले गए। सीधी सी बात है बेटा, फैक्ट है। साइंटिफिकल अगर बात करूं, इमोशनल होने की बजाय साइंटिफिकल बात करें तो फैक्ट यही है बेटा। क्या? जिनकी बॉडी, जिनका इम्यून सिस्टम इस कंडीशन को झेल नहीं पाया, वो चले गए। और क्या करेगा? नेचर को किसी से मतलब नहीं है कि आकिब सर जिंदा है या नहीं है। ऐसी कंडीशन में आकिब सर का तो जिंदा रहना जरूरी है, वरना इनके परिवार का क्या होगा। बात समझ में आई क्या?
जैसी कंडीशन है उसमें तुम बेस्ट हो, सर्वाइव कर सकते हो तो तुम बचोगे, वरना साफ हो जाओगे। समझ में आ रहा है? कंपटीशन का ये आपको 2 लॉलीपॉप एग्जाम्पल दिए ना, ये डोम वाला और झाड़ू पोछे वाला। बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना बेटा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि आज के बच्चे को बाकी चीज़ों का भले ही नहीं पता है बेटा। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी बढ़ गए हैं। बच्चा अगर नॉर्मली तुम सोचते हो सर पहले के कंपैरिजन में तो हम ज़्यादा केयरलेस है, और सच में हो, ऐसी बात नहीं है। कैरियर के मामले में तुम ज़्यादा केयरलेस हो पहले के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं। पहले जहाँ पर राजस्थान पीएमटी हम देते थे उस टाइम तो फॉर्म होते थे ऑलमोस्ट 25,000, ऑलमोस्ट। सीट भी कम होती थी नो डाउट, पूरे इंडिया में 500-600 सीट, राजस्थान में 500-600 सीट थी, 500-600 राजस्थान में एमबीबीएस की। लेकिन आज राजस्थान में देखे 25,000, तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट तो सिक्कर में है या नहीं है? जहाँ पूरे राजस्थान में हमारे टाइम 50 साल पहले इतने कैंडिडेट पूरे राजस्थान पीएमटी के कैंडिडेट थे। हाँ, तुम भी बेटा रोज नहाया करो, 1-2 मिनट योगा किया करो, यंग लगोगे। कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है? क्या सोच रही है? आज से स्टार्ट करूंगी सर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो यानी पहले जहाँ पूरे कैंडिडेट थे राजस्थान में थे, इतने कैंडिडेट आज सिक्कर में है। समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है तो कॉम्पिटिशन भी काफी बढ़ा है। तो पहले जहाँ हर गाँव में आप देखते हो 1 या 2 बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग की लाइन में था, आज हर घर में मिल जाएंगे, ऐसे है या नहीं है? तो कैंडिडेट बढ़ गए हैं। तो पहले जहाँ नो डाउट मान लो जितने कैंडिडेट थे उसमें से 50% अगर मान लो केयरिंग थे अपने कैरियर के लिए कि मुझे कुछ बनना है, आज नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं तो केयरलेस मान लो मैक्सिमम केयरलेस है 80-90%, ये है वो है। लेकिन 10-20% का रेशियो ले तो वो 50% के कंपेरिजन में उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया बेटा? पहले जहाँ वैकेंसी में इतने एप्लीकेंट नहीं आते थे कोई बात है, लेकिन आज क्या, जो 10-20% केयरिंग है अपने कैरियर के लिए, उनका नंबर क्या उन 20% के नंबर से बहुत ज़्यादा है। क्यों? अब लोगों को पता चल गया जो खुद का स्टैंडर्ड चाहिए तो चाहिए, ये खुद का स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। तो ये ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ें बेटा। और इसका सबसे बेस्ट मेथड है बेटा, जो काम कर रहे हो उसको ऐसे करो कि ज़िंदगी में खुद में कभी दोबारा रिग्रेट फील ना करो, गिल्टी फील ना करो कि मैंने ये क्यों किया। बात समझ में आई क्या? शाहरुख खान से पूछा आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने एक ही बात कही थी कि शाहरुख, किसी काम को करना ऐसे करना कि इस काम को तुम पे प्राउड हो कि वास्तव में इसने मुझे किया था, मतलब इस काम को कंप्लीट किया। ये नहीं कि काम खुद ही कह दे कि इसने मुझे क्यों किया। बात समझ में आई क्या कि यार इसने क्यों किया, मुझे मत करो। कहने का मतलब क्या है, यानी काम को ऐसे करो बेटा कि काम को तुम पे प्राउड हो कि तुमने उस काम को किया। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को लेकर अगर करोगे तो कभी तुम लापरवाही दिखाओगे नहीं बेटा किसी भी काम में। और ये फैक्ट है बेटा, जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। समझ में आ गया? कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। हर काम को ऐसे करो वास्तव में तुम्हें प्राउड फील हो कि वास्तव में मैंने कुछ किया है, चाहे तुम्हारा पढ़ने का हो, चाहे क्लासरूम का, खासकर कैरियर के मामले में बेटा। कैरियर के मामले में अपनी फैमिली और कैरियर को सबसे प्रायोरिटी पर रखो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ। और ये चीज़ ऐसी है तुम्हें रियल में प्राउड फील करवाएगी। फैमिली है वो तुम्हें, वही बात है, कभी डाइवर्ट नहीं होने देगी, अपने पेरेंट्स से अटैच रहोगे तो। और कैरियर है वो तुम्हें गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा बेटा। हमेशा उसको प्रायोरिटी पे रखो। और उसके लिए मुझे क्या करना है, खाली सोचने से काम नहीं चलता। बेस्ट मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे दिमाग में एक सेट होना चाहिए बेटा। सभी इंटेलिजेंट नहीं होते, मैक्सिमम बच्चे एवरेज ही होते हैं, लेकिन एवरेज बच्चों को ही हमने डॉक्टर इंजीनियर बनते बनाते देखा है। और जो टॉपर बच्चे तो इस वहम में घूम जाते हैं कि मेरा काम हो गया। अपने टारगेट में बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो जानते भी हैं, जो 2 साल पहले भी हमारे स्टूडेंट थे तब भी वो टॉपर थे, आज भी वो स्टूडेंट ही है, ना कि डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने। क्यों? उनकी गलतियों की वजह से। उनको लगता था ठीक है इस साल हम श्योर सेलेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं हुए। अगले साल सोचा इतने नंबर तो पिछले साल ही बन गए थे, इस साल तो हो ही जाएंगे, फिर से नहीं हुआ। तो ये वहम पाल रखा कि मेरे 70% तो लास्ट ईयर ही बन गए, तो इस साल 75-80 बनाने से को रोक ही नहीं सकता। कोई हो चाहे, और भी बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक अमन की दिक्कत नहीं है, कई बच्चों की बात है बेटा, रियलिटी है ये। तो ये ध्यान रखना, जिस दिन विनर बनने से पहले, विनिंग पॉइंट गेन करने से पहले खुद को विनर समझ लोगे, वहीं तुम हार गए बेटा। हेयर एंड टॉर्टोइज वाली बात है, समझ में आ गया? कोई बात है, जब तक जिंदगी में विनिंग लाइन को टच ना कर लो खुद को विनर मत समझो बेटा। समझ में आ गया कि 0.1% जो गलती है बेटा वो आपकी 99% हार्डवर्क को साफ कर देगी, उस पर पानी फेर देगी। समझ में आ गया? तो साफ माइंडेड बेटा बनो, क्योंकि मेरे सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सच बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। जो अपनी 11th की ऑनलाइन क्लास होती है, तो अपनी वो बच्ची थी दृष्टि कुमकुम, तुम तो जानते होंगे, उनके भाई आते छविकांत और प्रिंस, मैं बता रहा था, वो ऐसे ऐसे आंसर देते हैं, वो प्रिंस खासकर, जिसका तुम भी आंसर नहीं दे सकते।
टारगेट वाला बच्चा नहीं दे सकता, गारंटी साथ लिख सकता हूँ मैं। तो नई जनरेशन बाकी चाहे कैसी भी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको फैमिली की इनकी परवाह नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में अलर्ट है। और इसका सिर्फ से मतलब एटमोसफियर को इसका मतलब वही बात है, क्रेडिट जाता है। हमारे टाइम हम 12th पास करते तो हमें यही नहीं पता था सिलेबस क्या हमारा। 12th पास करके 1-2 साल बाद पता चलता था कि नीट और जेईई का सिलेबस क्या है। और आज के बच्चे को वही बात है, पैदा होते पता चल जाता सिलेबस क्या है। होता नहीं होता, इसको डॉक्टर बनना है, इसको डॉक्टर बनना है, ये लो यूनिट्स है, ठीक है, ये लो तुम्हारे चैप्टर्स है। कहने का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 5th और 6th क्लास में बच्चे को दिमाग में फीड कर देते हैं, तुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये बनना है। तो बच्चा जब तक 10th में आता है उससे पहले उसे पता चल जाता है सब कुछ, सिलेबस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये ध्यान रखना बेटा, माहौल बहुत चेंज हो चुका है, एजुकेशन के मामले में दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिंपल सी बात है बेटा, जब पहले जहाँ आज के 50-60 ईयर पहले जो टीबी है उसका कोई इलाज नहीं था, आज बड़ी बड़ी डिजीज़ का इलाज है या नहीं है। मेरे जो परदादा है खुद बताते हैं 7 फुट हाइट थी, पहलवान थे अच्छे से, लेकिन टीबी की वजह से 30 की एज में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो पहलवान थे, अच्छे बॉडी बिल्डर थे, अच्छी हेल्थ थी, 7 फीट हाइट थी, कोई बात है, लेकिन टीबी की वजह से डेथ हो चुकी थी। कहने का मतलब है उस टाइम इलाज नहीं था, और गाँव में तो वैसे नहीं था, छोटे मोटे गाँव में। कहने का मतलब ये है, लेकिन आज बड़ी बड़ी डिजीज़ को भी हम कोई बात है हरा के वापस आ जाते हैं। क्यों? टाइम बहुत चेंज हो चुका है बेटा। तुम्हारी बात भी यही है बच्चों, हाँ, ऑलमोस्ट कैंसर का भी है, लेकिन उसके लिए वही बात है, ये भी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चाहिए बेटा। कैंसर का 100% तो किसी का श्योर नहीं है, अरे छोटी सी बीमारी है वो भी इंसान की जान ले लेती है। ऑलमोस्ट कैंसर का भी पॉसिबल है, 19 मैक्सिमम मोर देन 90% कैंसर को हरा के आ चुके हैं वापस। अपनी कंट्री में फैसिलिटी थोड़ी कम है ये मानते हैं, फॉरेन में काफ़ी बेटर तरीके से इस चीज़ की फैसिलिटी है। काफ़ी बड़े बड़े चाहे पॉलिटिशियंस है, एक्टर्स है, स्पोर्ट्समैन है, देख सकते हो कैंसर को भी हरा के आ चुके हैं। और मैं क्या करा, अपन दुनिया की नहीं करे तो कहने का मतलब दुनिया में पॉसिबल तो है, पहले जहाँ पे ये छोटी मोटी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो कहने का मतलब कि टाइम बहुत चेंज हो चुका बेटा, टाइम बहुत एडवांस बन चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर वही बात पहले की तरह बिल्कुल पहले स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे आ रहे हैं बेटा वो हमें बीट कर जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना, तुम्हें जो बता दिया गया उसका फटाफट सेकंडों में कंप्यूटर की तरह जवाब आना चाहिए, ये होता है, ये होता है, ये होता है। आ गया समझ में? और उसका एक इलाज है बेटा, परफेक्ट प्रैक्टिस। समझ में आ गया? कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तुमने एक लेक्चर पढ़ लिया, किसी काम को फॉर्मेलिटी के लिए करोगे कभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा बेटा, बेटर रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तुमने एक लेक्चर पढ़ा है, घर पे जाके बच्चा जबरदस्ती 1 घंटे रिवाइज कर रहा है कि मुझे करना पड़ेगा यार, सर ने पढ़ाया तो क्लास मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे करना है। आ गया समझ में? किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए, क्योंकि ये जो हार्डवर्क है, ये जो पेन है, यही मुझे सक्सेस दिलाएगा। मोहम्मद अली जो बहुत बड़े बॉक्सर थे, उन्होंने कहा है कि जब मैं प्रैक्टिस करता था जिम में तो हर सेकंड मुझे खुद से नफरत होती थी, हर सेकंड मुझे खुद से नफरत होती थी, मैं इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता था ये जो पेन है यही मुझे दुनिया में हाइट पे लेके जाएगा, अलग ही लेवल पे। तो बोले इतना हार्डवर्क करता था जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हर सेकंड मुझे खुद को तकलीफ होती थी कि मैं इतनी बॉडी को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा हूँ, लेकिन वही पेन मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये भी मुझे पता था। बात समझ में आ रही है क्या? कोई फाइट हारे नहीं वो। तो कहने का मतलब है जो भी बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस ही डिसाइड करती है तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है। अपनी प्रैक्टिस बेस्ट है बेटा, एकदम 100% अपन परफेक्ट है। अपना बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस अपने आप वैसे लेवल का होता है। अगर अपने काम से जी चुरा रहे हैं, प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने आप नेगेटिव हो जाती है, होती ही नहीं होती, कि खुद को पता हम गलत है। गलत है मतलब जो काम करना चाहिए था 100% नहीं किया तो पूरी चीज़ें लगा दो बेटा, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम की ही वैल्यू है बेटा। इस टाइम में फ़ायदा उठा लोगे तो ठीक है, वरना ये बताओ दुनिया ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। हमने वही बात है बेटा, कितने फैमिली मेम्बर्स ने अपने रिलेटिव्स को खोया है, तो किसी 1-2 मेंबर के जाने से उसकी फैमिली खत्म हो गई क्या? दुनिया चल रही है बेटा। अभी कोरोना वाला केस देख रहे हो बेटा, कई लोग अपने छोड़ के गए हैं, उनके जाने दुनिया खत्म थोड़ी हो गई। नो, मेरे कुछ हो जाएगा तो कोचिंग फील्ड बर्बाद थोड़ी हो जाएगा। नो, तुम लोग सेलेक्ट नहीं होगे ये थोड़ी मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड बर्बाद हो जाएगा, तुम नहीं तो कोई और सही। नेचर का यही रूल है। आ गया समझ में? तुम में पोटेंशियल है, तुम अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हो तो करके दिखाओ। अगर तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी जगह कोई और डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? अरे फील्ड खत्म थोड़ी हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, तुम अगर रह गए दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी जगह कोई और डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। तो बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का। समझ में आ रहा है बेटा? तो एक एक चीज को, एक एक सेकंड को बेटा अपनी लाइफ का मोस्ट वैल्यूएबल सेकंड टाइम मान के चलो बेटा। एक एक सेकंड में एक एक वर्ड मुझे कहां से कहां लेके जा सकता है।
और यही चीज़ होती है हमें ज़िंदगी में एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है। समझ में आ गया? जो प्रेशर, बर्डन, हार्डवर्क, इन सबको फेस करता है बेटा, वही तो हिस्ट्री क्रिएट करता है। बाकी तो दुनियादारी की भीड़ में भीड़ बन के रह ही जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो डाटा तुम्हें बताया जा चुका, कम से कम इसमें तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बेटा। ये तो कंप्यूटर माइंडेड होना चाहिए कि यस सर इतना है तो इतना है, काम खत्म, इसमें क्या करने की जरूरत है। ये तो बताए हुई चीज़ है, तो आ गया समझे। और बताए हुए आंसर जो चीज़ तुम्हें 2 दिन पहले बताई है वो तो तुम्हें आइडिया होना ही चाहिए, सर ये क्या था, टीचर के बोलने से पहले तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ये ध्यान रखना। कोटा में जो देखते हैं ना सिंगल डिजिट रैंक, खाली सोचने से नहीं आती, उन बच्चों को टीचर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीछे मत बोलना, आप आंसर मत देना। हम भी जब टारगेट बेस पे पढ़ाते हैं तो जो हमें पता है ये बच्चा फैक्ट हेडिंग लिखते ही आंसर देगा, तो हम 5-7 बच्चों को स्पेशली बोलते हैं। क्लास में देखा होगा, हम नाम बोलते हैं बेटा तू बता, एंड उस बच्चे को पहले इशारा कर देते हैं तू मत बोलना, क्योंकि ये बच्चा पता है ये बच्चा बता देगा। लेकिन मैक्सिमम जो 95% स्टूडेंट है उनका जवाब भी होना चाहिए, कम से कम उनमें भी आए कॉन्फिडेंस की मैं भी जवाब दे सकता हूँ। बात समझ में आई क्या? और ये तब पता चलेगा बेटा जब तुम कम से कम खुद प्रैक्टिस करने लग जाओगे। लास्ट ये 2-3 बच्चे थे जो फर्स्ट रो में बैठते थे, नाम तो नहीं बताऊंगा, याद है ना? 2-3 वो आए थे, 2-3 उनको ये नहीं पता था कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। उनके पेरेंट्स ने कहा सर कुछ ही नहीं आता इनको, नीट का स्कोर है इनका 10%, 12%, 15%, 3 स्टूडेंट है। मैंने कहा ये 4 हो गए क्या? सॉरी बेटा 3 स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट रो में बैठो और बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा कि उनका नाम पुष्पेंद्र था और क्या था, जैन था और क्या था, एक का क्या नाम था, गौतम। नाम नहीं बताऊंगा इनका नाम गौतम, पुष्पेंद्र, जैन था, नाम नहीं बताऊंगा बेटा। कहने का मतलब है उनको फर्स्ट लाइन में बिठाया, बोल बेटा क्या होता है, बोल बेटा क्या होता है, बोल बेटा क्या होता है। उनको कहा कल क्वेश्चन बैंक सोल्व करके लाना। जो उनका लेवल 10% का था उनके टेस्ट में 40-50% बनने लगे। और बोले सर लास्ट ईयर हम एलन में थे, हम रजिस्टर लेके जाते थे, रजिस्टर लेके आ जाते थे, ना कोई कहने वाला था ना कोई सुनने वाला था। मैंने बेटा अगर वही चलना होता तो अपन छोटे छोटे बैच में पढ़ाते ही नहीं, 100-200 बच्चे भीड़ हम भी इकट्ठा कर लेते 5-5 हज़ार में, अगर वही बात है रेवड़ी बांटते तो कर लेते, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उन बच्चों का पोटेंशियल ऐसा हो गया कम से कम 50% बना सकते हैं वो किसी भी एग्जाम में। वो बच्चे पढ़ने लगे कि सर आज पूछा वही बात, तुमसे पूछने का पर्पज क्या है, तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और अलर्टनेस बढ़े, सर मुझे पूछ सकते हैं। वही एक दिन सोचा कि सर ने आज ही पूछा क्या दिक्कत है, दूसरे दिन फिर पूछा, तीसरे दिन फिर क्वेश्चन पूछा, तो उनको खुद को गिल्टी फील होने लग गई कि पूरी क्लास में मुझसे पूछते हैं मैं जवाब नहीं दे पाता, मतलब मुझे पढ़ना पड़ेगा। रियल में उन्होंने पढ़ाई भी स्टार्ट की, बहुत शानदार मेहनत की बच्चों ने, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है भले ही वो सिलेक्शन की रेंज में नहीं आए, लेकिन कम से कम इस लेवल पे जरूर आ गए कि कॉन्फिडेंस से कह सके कि हाँ मेरा जो स्कोर है मेरे हार्डवर्क से। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें बेटा जबरदस्त प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास जो टाइम है एक एक सेकंड अपने कैरियर के लिए कोई बात है बॉयल कर दो, खुद को बॉयल कर दो, यानी जाके कढ़ाई में बैठ जाओ बेटा, ठीक है, गैस ऑन कर लो, बस तुम्हारे कैरियर के लिए खुद को बेटा कोई बात है सेक्रीफाइस कर दो। सेक्रीफाइस मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले मेरे दिमाग में कोई अदर बात आनी नहीं चाहिए, और ये चीज़ें मेरे सामने से ऐसी निकल जानी चाहिए, देखते टिक लगा दूँ। मैक्सिमम 50% पेपर तो ऐसा ही होता है, इसलिए जो बच्चा रटाफिकेशन करता है उसके 50% ही बनते हैं, होता नहीं होता। 50% पेपर होता है ऐसा टिक लगाने वाला, आपने रट रखा इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो भी आप कर सकते हो, चाहे नीट हो चाहे कुछ हो। लेकिन बाकी जो 50% बच गया वो बच्चे का IQ चेक करता है। समझ में आ गया? तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो जी जान लगा दो बेटा, तुम्हें जो पढ़ाई हुई चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाए उसमें फटाफट जवाब आना चाहिए। समझ में आ रहा है? गौरव, सचिन, लवीश, रोहित, बात समझ में आ रही है बेटा? फटाफट जवाब आना चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ाई हुई कुछ भी पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हारा लेवल यही होना चाहिए बेटा। हाँ पढ़ाई हुई चीज़ में बता सकता हूँ सर, नहीं पढ़ाई हुई वो हमारी टेंशन है बेटा, वो आगे तुम बताओगे, लेकिन जैसा तुम्हें करवाया जा रहा है कम से कम उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें परफेक्ट होना ही चाहिए, अपनी तरफ से कोई कमी मत आने दो। समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। नोट करो बेटा फटाफट, या तो समझ में आ गया ना कैसे होता क्या होता है। चलो स्टेटमेंट लिखा गया इसके बारे में, कुछ भी लिखो बेटा, लिखो। सेकेंड लेयर एटम, सेकेंड लेयर एटम अरेंज इन फ्री स्पेस ऑफ, second layer atom arranged in free space of first layer atom, second layer atom arranged in free space of first layer atom, and third layer atom, third layer atom
arranged in free space of second layer atoms, and third layer atom arranged in free space of second layer atoms. So third layer repeat to first layer, third layer repeat to first layer, so third layer repeat to first layer, and fourth layer repeat to second layer, and fourth layer repeat to second layer. And packing arrangement is called, and packing arrangement is called AB type, and packing arrangement is called AB type. Packing arrangement is called AB type. क्लियर है बेटा? ठीक है, अब एक काम करो, इधर ध्यान दो, फटाफट ये जटिल संरचना बना लो और ये बना लो बेटा। क्लियर है? ये कैसे बनाना है बेटा? देखो, पहले हेक्सागोनल वाली एक लेयर बना लेना HCP की। क्लियर है? एक लेयर बनाना है, ठीक है। फिर अदर कलर से आप कैसे भी यूज कर सकते हो। उसके फ्री स्पेस में वर्डिंग लिखाने का पर्पज क्या है? डायग्राम आपको आज समझ में आ जाएगा, 2 दिन बाद साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वर्डिंग लिखाइए, कैसे क्या होता है, वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, हाँ ऐसा होता है। क्लियर है? और जैसे बनाओ साथ साथ नंबर देते जाना, और ऐसा वैसा डायग्राम बने तो खुद की नजरों में गिरने की जरूरत नहीं है। वैसे पता चल ही जाएगा आपको टैलेंट का कि आप कितने बैंकर पेंटर हो। नहीं बन रहा क्या रतीन? नहीं बन रहा है क्या? बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में तो आ रहा है कैसे बन रहा है? सारे आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाली लेयर के 2-2 3-3 आइटम बना लेना बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए चलिए बेटा, दोनों हाथों से बनाओ, एक इधर वाला एक इधर वाला।
यार टोपीबाज डाउट, डायग्राम नहीं बना गया, बन गया, चलो वो दिक्कत नहीं बेटा। वर्डिंग तो जरूर इसलिए लिखा रहा हूँ बेटा क्योंकि 2D में ये स्ट्रक्चर्स बन रही है तो समझने में नो डाउट थोड़ा टिपिकल हो सकता है। मजाक की हजार बात है बेटा, हमने तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत हाई लेवल पे पढ़ा है तो हम तो इस चीज़ को समझ गए कैसे होता है, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा समझना टिपिकल हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, किंतु परंतु वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने चाहे वर्डिंग हो चाहे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरी कोशिश की तुम्हें समझ में आ सके बेटा। क्लियर है? ठीक है। वैसे क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा, कौन सा किस में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन यही बनता है बेटा बस, लेकिन होता कैसे थोड़ा सा ये समझाने के लिए अपन ने किया है। क्लियर है? चलो बेटा देखो अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप बच्चों देखो क्या है, सेकंड टाइप तो इससे भी खतरनाक है बेटा। ओके, खतरनाक कैसे है बच्चों, देखो एक्चुअल में कैसे समझना इस चीज को, तुम खुद कह दोगे सर अब और लेयर मत बनाना इसमें, कैसे बेटा, हमें पता हेक्सागोनल वाली लेयर से फॉर्मेशन करेंगे। ओके, फॉर्मेशन किससे करना है बेटा, हेक्सागोनल वाली लेयर से करना है। कैसे, तो सबसे पहले बात करें बेटा, देखो हेक्सागोनल वाली एक 2D लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, ये लो, मैंने एक हेक्सागोनल वाली 2D लेयर का फॉर्मेशन किया है, ये तो ध्यान है ना। क्लियर है बेटा, ये क्या है, फर्स्ट लेयर है बेटा। ये कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसी कलर में मैं नंबर लिख रहा हूँ बच्चों। क्लियर है, ये फर्स्ट लेयर है। अब देखो बेटा पहली बात तो इसमें क्या करना, इसमें अपन को 4 लेयर बनानी पड़ेगी। अभी तक अपन ने कितनी बनाई थी, 3 लेयर बनाई थी। अब एक तो इनके बीच में फ्री स्पेस कम है तो बच्चों देखो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बाकी की जो लेयर्स है, सुनना इस बात को, बाकी की लेयर्स को बच्चों मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक एक एटम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, सिर्फ एक एक एटम बना रहा हूँ बेटा, कि सेकंड लेयर का एटम ऐसे होगा, थर्ड लेयर का एटम ऐसे होगा। ओके, इसमें क्या होता है आपको याद है, मैंने एक बात बोली थी, FCC और CCP सबसे बेस्ट पैकिंग होती है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा क्रॉस पैकिंग होती है। अरे याद है ना, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, क्रॉस पैकिंग होती है। क्रॉस पैकिंग कैसे होती है बेटा, देखो ये तो फर्स्ट लेयर के एटम है, सेकंड लेयर का एटम क्या होगा, इसके थोड़ा ऐसे साइड में ऐसे क्रॉस में प्रेजेंट होता है बेटा। ये कौन सी लेयर है, ये सेकंड लेयर है बेटा। मैंने क्या कहा, क्रॉस पैकिंग कैसे होती है, सेकंड लेयर का एटम क्या होगा, फर्स्ट के क्रॉस में प्रेजेंट होता है बेटा। और थर्ड लेयर वाला क्या होता है, सेकंड के ऐसे क्रॉस में प्रेजेंट होता है। ये कौन सी लेयर है, ये थर्ड लेयर है बेटा। ये रेड कलर में मैंने कौन सी बनाई है, थर्ड लेयर बनाई है। क्लियर है। अब इसके क्रॉस में क्या होगा, फोर्थ लेयर का एटम प्रेजेंट होता है बेटा, इसको मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या मैंने ऐसे डॉट डॉट से बनाया है। ये कौन सी है, ये मैंने बनाई है बेटा, फोर्थ लेयर बनाई है। कहने का मतलब क्या, बात समझ में आई बेटा। तो इसमें एक्चुअल में एटम की पैकिंग क्या होती है, ऐसे क्रॉस पैकिंग होती है। क्रॉस पैकिंग होती है तो क्या होता है, थर्ड लेयर का जो एटम होता है वो क्या होता है, यानी सेकंड लेयर का जो फ्री स्पेस होगा, मैंने क्या कहा, थर्ड लेयर का एटम जो फर्स्ट का फ्री स्पेस होता है उसकी स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके, क्या कहा, जैसे फर्स्ट लेयर मैंने ब्लैक से बनाई है बेटा, सेकंड लेयर क्या है, न तो एटम की स्ट्रेट लाइन में ना फ्री स्पेस में, बीच में होती है बेटा। थर्ड लेयर मैंने रेड कलर से बनाई है, वो कहां पर है बच्चों, देखो फर्स्ट का फ्री स्पेस है उसकी स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके क्रॉस में क्या होगा, जैसे मैंने कहा फर्स्ट लेयर का एटम है, इसके थोड़ा क्रॉस में सेकंड का एटम, इसके थोड़ा क्रॉस में क्या होगा, थर्ड का एटम, इसके थोड़ा क्रॉस में क्या होगा, फोर्थ लेयर का एटम होता है बेटा। क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड लेयर का जो एटम होगा रेड कलर में मैंने बनाया बच्चों, वो क्या होगा, फर्स्ट का जो फ्री स्पेस है उसकी स्ट्रेट लाइन में आता है। बात समझ में आई है। फर्स्ट लेयर का फ्री स्पेस कौन सा है बेटा, ये वाला रहा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो थर्ड लेयर वाला एटम क्या होगा, फर्स्ट लेयर का जो फ्री स्पेस होता है उसकी स्ट्रेट लाइन में आता है। क्लियर है। और ऐसे क्रॉस पैकिंग करते करते फोर्थ वाला क्या होता है, एटम फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन में आता है। ऐसे आप देख सकते हो बेटा। तो ऐसे करते करते फोर्थ वाला एटम क्या होगा, फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन में आता है। समझ में आ गया। इसका मतलब एटम्स की पैकिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ये बताओ, सेकंड लेयर वाला एटम फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में है क्या, नो बच्चों। जैसे मान लो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ फर्स्ट लेयर को, सेकंड वाला फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन में है क्या, नो बच्चों। तो सेकंड वाले को क्या नाम दूंगा, बी नाम देंगे। थर्ड वाले को क्या नाम देंगे बेटा, ए, बी या सी, सी नाम देंगे बेटा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, थर्ड वाला जो रेड वाला न तो फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में है न सेकंड के स्ट्रेट लाइन में बेटा। आ गया समझ में, अलग लाइन में है, अलग अल्फाबेट, यानी क्या हो गया, सी। क्लियर है। और फोर्थ वाला बेटा ये बताओ किसके स्ट्रेट लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में। देख सकते हो डॉटेड जो मैंने ब्लैक कलर बनाया है और डार्क ब्लैक कलर में बनाया है बेटा, वो क्या होगा, एक लाइन में होते हैं अरेंजमेंट। क्लियर है। इसका मतलब फोर्थ वाला क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा। फिर ऐसा कैसा सीक्वेंस चलता जाता है बेटा। फिफ्थ वाला क्या होगा, ऐसे सेकंड के स्ट्रेट लाइन में होता है। सिक्स वाला क्या होता है,
थर्ड की स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी 3-3 की लेयर में होती है बच्चों। ये आ गया समझ में। इसका मतलब फिफ्थ वाला क्या होगा, वापस बी, सिक्स वाला क्या होता है, वापस सी होगा। इस टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट होता है बच्चों। तो ये कैसा हो गया, एबीसी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा। समझने के लिए देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है एफसीसी या सीसीपी। क्लियर, किसमें होता है बेटा, एफसीसी या सीसीपी में होता है। कैसे होता है बेटा, समझना इस चीज को। एफसीसी या सीसीपी की जब हमने यूनिट सेल समझी थी तो हमने कैसे किया था बेटा, देखो समझना। अब ये बताओ एफसीसी या सीसीपी में एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सेंटर और कॉर्नर पर। वेरी गुड, ध्यान है ना। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों देखो कॉर्नर एटम बना दूं। ये लो बच्चों, ये तो कॉर्नर एटम हो गए बेटा, ये कॉर्नर एटम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कॉर्नर एटम है। और कहां पर होते हैं बच्चों, फेस सेंटर पर। फेस सेंटर एटम में बेटा मान लो ये फेस सेंटर एटम हो गया, ये फेस सेंटर एटम हो गया, ठीक है। ये वाला फेस सेंटर एटम हो गया और ये वाला फेस सेंटर एटम हो गया। क्लियर है, ठीक है। और ये फ्रंट साइड वाला और ये बैक साइड वाला फेस सेंटर एटम हो गया। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो इसमें एटम की क्या होती है, क्रॉस पैकिंग होती है। क्रॉस पैकिंग कैसे होती है बेटा, ये वाली जो लेयर है बच्चों, देखो अलग कलर में यूज कर रहा हूं। ये वाली जो लेयर है बेटा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए बोल रहा हूं। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर एक एटम से लेयर कैसे बनेगी, फिर वही बात आ गई, आसपास की ऐसी कई सारी यूनिट सेल होगी बच्चों। आ गया समझ में। तो ये क्या होता है, इसको अगर मैं ए बोलूं तो ये बच्चों ये इसकी क्या होती है, ये इसकी सेकंड लेयर होती है बच्चों। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बी बोल रहा हूं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और ये जो एटम्स है ये क्या करेंगे, इसकी ये इसकी थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। तो ये क्या है, सी है। क्लियर है। ये जो एटम है वापस क्या करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इधर ध्यान दो बच्चों, तो ये वाला एटम ये वाला एटम ये होता स्ट्रेट लाइन में आएगा, नहीं आएगा, यस और नो। तो वापस इसको क्या बोलते हैं बेटा, ए बोलते हैं। समझ में आ गया। तो क्या होता है, ए बी सी, वापस ए, ऐसे सीक्वेंस चलते जाता है बच्चों। बात समझ में आई क्या। तो एफसीसी सीसीपी में इस टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर है। जतिन ये बता कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एफसीसी या सीसीपी बोलते ही दिमाग में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा रोहित, कितना होगा बेटा, 12 पक्का, ठीक है बेटा, वेरी गुड। पैकिंग एफिशिएंसी गौरव कितनी होगी, 22, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, ठीक है। कल से ध्यान रखना जतिन, बात समझ में आई क्या। पूरी क्लास में खड़े खड़े बैठ के पढ़ोगे, फिर अच्छा फोकस बनेगा, फिर ध्यान रखना दोबारा, ठीक है। तो ये चीजें बताई हुई चीजें बेटा देखते दिमाग में आना चाहिए, हाँ सर ये होता है, ठीक है। कैसे क्या समझ में आया, यस और नो। चलो बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, लिखो लिखो थर्ड लेयर एटम, थर्ड लेयर एटम, थर्ड लेयर एटम अरेंज इन फ्री स्पेस ऑफ, third layer atom arranged in free space of first layer atoms, third layer atom arranged in free space of first layer atoms, and fourth layer repeat to first layer, and fourth layer repeat to first layer, and fourth layer repeat to first layer. So packing arrangement is called, so packing arrangement is called ABC type. Packing arrangement is called ABC type. समझ में आ गया बेटा। तो पहली बात तो सीधा क्वेश्चन बनता है ये किस में होता है, क्या होता है, लेकिन फिर भी बच्चों कैसे होता है ये डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टिपिकल जरूर होता है, लेकिन मैंने लैंग्वेज क्यों लिखाई है, ताकि आप लैंग्वेज देख के समझ को ये कैसे होता है, क्या होता है। बात समझ में आई क्या। अरे गीता कुरान में पहले के जो स्टेटमेंट आते हैं बेटा, उसने ये किया था, उसने ये किया था, हमने देखा नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं देखा, लेकिन लिखी हुई बातों को हम समझ सकते हैं, उसने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। यस और नो। वर्डिंग लिखाने का पर्पज बेटा यही है, कम से कम दिमाग में इमेजिन हो, हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है। समझ में आ गया। चलो बेटा, तो ये अपने पैकिंग को कंप्लीट किया है, 1D 2D 3D पैकिंग बेटा, यहाँ तक अपना काम कंप्लीट है। तो पैकिंग बेटा समझने वाला पोर्शन था, थोड़ा सा टिक लगाने वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा, लेकिन फिर भी दिमाग में होना चाहिए कैसे करना क्या करना। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब पूरी पैकिंग को
कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का तरीका बेटा यही है, पैकिंग खत्म हो गया। अब 1D 2D 3D तीनों को एक साथ रिवाइज कर दो घर जाके। 1D में ये होता, 2D में ये होता, 3D में ये होता, फिर कॉपी बंद करके दिमाग में खुद ही क्वेश्चन करो और खुद ही आंसर दो स्टेप बाय स्टेप। इसमें ये क्यों होता है, इसमें ये क्या होता है, इसमें ये कितना होता है, वो कितना होता है, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे बेटा वॉइड के बारे में, वॉइड कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, नेक्स्ट स्टेप में लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ठीक है, चलो बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।